हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड, जैसा कि हमारा वीडियो का री एग्जाम आने वाला है और उस री एग्जाम के लिए हम एक सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिनसे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और ध्यान रखिएगा, एक सुपर फास्ट रिवीजन होगा तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को यहाँ पर देखेंगे और लगभग 2 वीडियोज में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, वहां से आप देखिएगा और साथ साथ बने रहिएगा। और आपको अगर आंसर आते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको भी जरूर बताएं ताकि हम आगे वीडियोस में सुधार कर सकें। ठीक, चलिए देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम करेंगे यूरोपियों के आगमन से। तो पहले हम यूरोपियों का आगमन पढ़ते हैं और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूरोपियों का आगमन, क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स हैं, क्या क्या बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है उसको देखिएगा। यूरोपियों के आगमन का मतलब है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आना। व्यापारी के रूप में आई थी वो कंपनियां व्यापार करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कई सारी कंपनी आई, जिसमें पुर्तगाल की कंपनी भी आई थी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और इसके अलावा स्वीडन की कंपनी। लेकिन इन सब में प्रभुत्व स्थापित भारत के अंदर किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और 1857 तक अपना शासन यहाँ पर स्थापित करके रखा। 1858 में वो शासन छीन लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से और 1947 तक अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर शासन किया। तो इसी बात को हमें देखना है। तो यूरोपियों के आगमन की मैं बात करूं तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए, बताइए भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम बताइए। सवाल यहीं से शुरू करेंगे, आने का क्रम बताइए। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले जो आए उनका नाम था पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद आए डच। डच के बाद आए अंग्रेज। इनके बाद आए डेनिस। डेनिस के बाद आए फ्रांसीसी और फ्रांसीसी के बाद आए स्वीडिश। स्वीडिश ये तो यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिस, डेनिस के बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। डच कहां के रहने वाले थे? तो हम कहेंगे डच रहने वाले थे नीदरलैंड के। डच कहां के मूल निवासी हैं? तो नीदरलैंड्स के। डेनिस कहां के मूल निवासी हैं? तो डेनमार्क के। ये डेनमार्क के रहने वाले थे। फ्रांसीसी फ्रांस के और स्वीडिश रहने वाले थे स्वीडन के। कहां के रहने वाले थे? स्वीडन। लेकिन अब आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम बताइए, तो यहां पर सवाल बदल जाएगा। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम बताइए। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको अंग्रेजों को डच की जगह पे लिख देना है और डच को अंग्रेजों की जगह पे लिख देना है। कैसे? तो सबसे पहले जो आए, सबसे पहले जो कंपनी स्थापित हुई वो थी पुर्तगाली। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना होती है 1498 में। इसके बाद जो अगली कंपनी आई उसका नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले आई पुर्तगाली 1498। कंपनियों की स्थापना का क्रम है। दूसरी कंपनी स्थापित हुई इसके बाद अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और ये स्थापित हुई 1600 ईस्वी में। इसके बाद तीसरे नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। डचों के बाद अगली आई डेनिस कंपनी और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 ईस्वी में। इसके बाद आई फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है 1664 ईस्वी में। और उसके बाद आते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसकी स्थापना होती है 1731 ईस्वी में। ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है। तो स्थापना का क्रम पूछेगा तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी, स्वीडिश। लेकिन व्यापारियों के आने का क्रम पूछेगा तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखें, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, तो यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम भी हमने देख लिया।
और दूसरा यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम भी देख लिया। ये हमने दोनों बातें देख ली। आप इन चीज़ों को नोट कर लें, और आपके पास नोट्स हैं तो इनको रिवाइज जरूर कर लें, इन चीज़ों को लिख लें कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे पुर्तगालियों के बारे में, कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है। पुर्तगाली जब भारत में आए तो पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया, तो उसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा भारत पहुंचा है 1498 में, 1498 में, जहां कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जमोरिन एक स्थानीय राजा की उपाधि है, जमोरिन राजा का नाम नहीं है, ये उपाधि है जमोरिन। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया। कौन से बंदरगाह? तो कालीकट, कालीकट में। और कालीकट में बंदरगाह का नाम है कप्पक डाबू, कप्पक डाबू बंदरगाह पर इसका स्वागत। यहाँ ये व्यापारी के रूप में आया, इसने यहाँ से मसाले खरीदे। मसाले कहाँ ले गया? अपने लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी में, और वहाँ इसने 60 गुना लाभ कमाया। इसको देखकर और लोगों ने भी फिर आने का धीरे धीरे प्रयास किया, और लोग भी इसके बाद आने लगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में फैक्ट्री की जो स्थापना की गई वो कब कब की गई, तो ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट्री 1503 में खोली, एक फैक्ट्री 1505 में। तो सबसे पहली फैक्ट्री खोली कोचीन में, पुर्तगालियों ने अपने सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित की, और दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 में स्थापित की, 1505 में स्थापित की। इसके बाद भारत में वायसराय के रूप में पुर्तगाली वायसरायों को भेजा गया, यानी वायसराय का एक पद स्थापित किया गया जो वहां के राजा के अधीन होता था, वो भारत में वायसराय के रूप में भेजे गए, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसको पहला गवर्नर या पहला वायसराय जो आप कह लें वो कहा जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में आपको खास बातें याद रखनी है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत इसने की, जिसका उद्देश्य था अरबी मुस्लिम व्यापारियों के व्यापार को समाप्त कर देना भारत से, और अरब सागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखना। आप समझ के रखिए कि पुर्तगाली इतने ताकतवर थे समुद्र के अंदर कि उन्हें समुद्र का स्वामी कहा जाता था। पुर्तगालियों को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र का स्वामी। इनकी नौसेना बहुत ताकतवर थी, इनको मास्टर ऑफ सी, समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है। और पहला वायसराय इनका भारत के अंदर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक, इसके बाद जो अगला वायसराय बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप बिल्कुल याद रखें जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखी है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है, अगला वायसराय जो बनता है उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसकी खास बात है अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, इसने भारत में 1510 ईस्वी में आकर गोवा पर अधिकार कर लिया। तो गोवा पर अधिकार करने वाला कौन है? अल्बुकर्क। दूसरा, अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, यानी जिस क्षेत्र में इनका शासन था, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो व्यक्ति है यूरोपीय कंपनियों में, वो पहला पुर्तगाली है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। समाप्त किया। और भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। ठीक, भारतीय महिलाओं से, विशेषकर कौन सी? हिंदू महिलाएं, भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, विवाह की नीति अपनाई। ठीक, ये इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। और इसके अलावा इसकी मित्रता रही विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय से, कृष्णदेवराय से इसकी मित्रता रही, और इन्हीं की मित्रता का लाभ उठाते हुए इसने भटकल में एक किला खोला, भटकल में किले की स्थापना करवाई, भटकल में एक दुर्ग बनवाया, एक किला बनवाया। किसकी मदद से? कृष्णदेवराय की अनुमति से, इनकी सहायता से, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ये बातें आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में ध्यान रखनी है। गोवा किसके समय जीत लिया पुर्तगालियों ने? तो गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय। लेकिन ध्यान रखना है, राजधानी बनाया गोवा को 1530 ईस्वी में। तो राजधानी कब बनी है गोवा? 1530 ईस्वी में गोवा राजधानी बनी।
और जब गोवा राजधानी बनी उस समय जो पुर्तगाली वायसराय था उनका नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा उस समय अल्बुकर्क वायसराय नहीं है, उस समय वायसराय है नीनो दा कूना। क्या नाम है? नीनो दा कूना। इनके समय में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी गोवा कब बनी है? 1530 में। और गोवा पर अधिकार कब हुआ है? तो अधिकार को याद रखेंगे, ये अधिकार हुआ है 1510 ईस्वी में। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक, अब पुर्तगालियों का जो संघर्ष है वो किसके साथ होगा? अंग्रेजों के साथ। उस संघर्ष में कौन जीत जाएंगे? अंग्रेज जीत जाएंगे। पुर्तगाली साम्राज्य सिमट कर रह जाएगा और अंग्रेजों का साम्राज्य धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन पुर्तगाली हमारे लिए पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। पुर्तगालियों का कुछ योगदान भी है भारत के अंदर जो आपको याद रखना है। जैसे पुर्तगालियों के अगर योगदान की बात करें तो नंबर 1 है, पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस। इसके अलावा पुर्तगाली भारत में आलू, तंबाकू और मक्का, ये 3 फसलें लेकर आए। और कहां से लेकर आए हैं ये 3 फसलें? तो याद रखना है मध्य अमेरिका से। मध्य अमेरिका से ये 3 फसलें लेकर आए हैं, आलू, तंबाकू, मक्का। एटीएम ऐसे याद कर लें। मध्य अमेरिका से एटीएम लेकर आए, आलू, तंबाकू, मक्का लेकर आए। इसके अलावा पुर्तगाली क्या क्या लाए हैं? इसके अलावा पुर्तगाली भारत में पपीता, काजू, भिंडी जैसी फसलें और भी लेकर आए हैं। तो पुर्तगाली इतनी, अंगूर, ठीक, ये सब फसलें भारत में कौन लेकर आया? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के योगदान के बारे में बात की जाए तो ये है, जिसमें आपको प्रिंटिंग प्रेस और आलू, तंबाकू, मक्का मध्य अमेरिका से लेकर आए थे, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो पुर्तगालियों के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में। और हम 2 युद्धों की यहां पर चर्चा करेंगे। एक युद्ध है वेदरा का युद्ध और एक युद्ध है वांडीवास का युद्ध। ये दोनों युद्ध हम देख लेते हैं एक बार। ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। वांडीवास का युद्ध और वेदरा का युद्ध, दोनों युद्ध ध्यान रखने। वेदरा का युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा 1759 में और ये युद्ध लड़ा 1760 में। वांडीवास का। वेदरा के युद्ध में इन्होंने डचों को हरा दिया, डचों को पराजित किया। डच हार गए और भारत छोड़कर भाग गए। और वांडीवास के युद्ध में इन्होंने हरा दिया फ्रांसीसियों को और फ्रांसीसियों की सत्ता भारत के अंदर सीमित कर दी। 1760 में वांडीवास के युद्ध में हरा दिया और 1763 में ही फ्रांसीसियों से संधि कर ली, पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के तहत उन्होंने फ्रांसीसियों से 2 काम करवा लिए। पहला तो उनका जो सेना अधिकार था, सेना रखने का अधिकार, उसको छीन लिया। सेना रखने का अधिकार नहीं रहेगा भारत के अंदर। और दूसरा, उनको सीमित कर दिया पौंडीचेरी और चंद्रनगर में। पौंडीचेरी और चंद्रनगर में। तो आपको इतनी बात नहीं याद रखनी है, बस आपको याद ये रखना है कि वेदरा का युद्ध डचों के साथ हुआ 1759 में और वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों के साथ हुआ, अंग्रेजों का। और इसमें अंग्रेज विजयी हुए, डच भी भगा दिए गए और फ्रांसीसी सीमित हो गए भारत के अंदर और अंग्रेज शक्ति बनकर उभरे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए हैं तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजों की तरफ से जो सबसे पहला व्यक्ति भारत के अंदर आया उसका नाम है विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये 1608 में भारत के सूरत में पहुंचा। भारत के कौन से बंदरगाह पर? सूरत में पहुंचा, सूरत में आया। और 1609 में यह मुगल दरबार में पहुंचा। मुगल दरबार कहां लगता था? आगरा में। मुगल दरबार आगरा में पहुंचा। ठीक, तो दोनों सवाल के आंसर अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछता है कि विलियम हॉकिंस भारत कब आया, तो विलियम हॉकिंस भारत आया है 1608 में। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में कब पहुंचा है? तो मुगल दरबार में पहुंचा है 1609 में।
और जब ये वहां से आया था तो ये संदेश लाया था बादशाह अकबर के नाम। लेकिन जब ये मुगल दरबार में पहुंचा तब तो बादशाह बन चुका था जहांगीर, जहांगीर बादशाह बन गया, क्योंकि जहांगीर शासक बन गया 1605 में। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और ये 1627 तक शासक रहा। तो ये 1608 में आया है, 1609 में मुगल दरबार पहुंचा है। तो इस समय शासक कौन है, मुगल बादशाह कौन है, जहांगीर। तो इसने अकबर के नाम लाया हुआ संदेश किसके सामने पढ़ दिया, जहांगीर के सामने, और जहांगीर से तुर्की और फारसी भाषा में बातें की, तुर्की और फारसी भाषा में बातें की। तुर्की फारसी जानता था ये। तो इसी कारण से जहांगीर ने इसको एक नाम दे दिया, इसको विलियम हॉकिंस को एक नाम दे दिया, और वो नाम था इंग्लिश खान या फिरंगी खान, इंग्लिश खान। तो आपसे सवाल है कि इंग्लिश खान के नाम से किसे जाना जाता है या फिरंगी खान के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है विलियम हॉकिंस को। ठीक, क्यों नाम दिया था, क्योंकि ये अंग्रेज था तो इंग्लिश, और खान मतलब तुर्की बोलने वाला, तो तुर्की बोलता था तो क्या कह दिया, खान। ठीक, तो इसीलिए इंग्लिश खान के नाम से इसको जाना जाता है। 1608 1609 दोनों बातें ये हो गई। अब ये यहाँ पर सूरत में फैक्ट्री बनाने की इजाजत देना चाहता था, लेकिन जहांगीर ने पुर्तगालियों के दबाव के कारण इसको सूरत में फैक्ट्री बनाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उस समय पुर्तगाली बहुत पावरफुल थे और उनका दबाव था बादशाह के ऊपर। इस कारण से ये सूरत में फैक्ट्री बनाने में असफल रहा, लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलकर चला गया। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली और इसके बाद 1611 में ही वापस कहां चला गया, अपने यहाँ यानी लंदन वापस चला गया। लेकिन उसी समय एक अंग्रेज है 1612 ईस्वी में, इसको मिटा देता हूं, 1612 ईस्वी में एक युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध। और इस स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में एक लड़ाई होती है, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में एक लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व करता है कैप्टन थॉमस बेस्ट, कैप्टन थॉमस बेस्ट। और कैप्टन थॉमस बेस्ट पराजित कर देता है किसको, पुर्तगालियों को। जैसे ही पुर्तगाली पराजित होते हैं अंग्रेजों का दबदबा बढ़ जाता है, और जहांगीर 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे देता है, सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे देता है। तो फैक्ट्री बनाने की अनुमति कब मिली है, 1613 में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली जा चुकी है। तो पूर्वी घाट पर अगर पूरब में बात करें तो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, और पश्चिम में पहली फैक्ट्री पश्चिमी घाट पर कहां खोली है, सूरत में। ठीक, तो पहली फैक्ट्री कौन सी हो गई, मसूलीपट्टनम, दूसरी कौन सी हो गई, सूरत। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं। इसके बाद ब्रिटेन के राजा अपने आधिकारिक दूत के रूप में एक व्यक्ति को भारत भेजते हैं, जहांगीर के दरबार में भेजते हैं, नाम है सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, जो कि 1615 में भारत आता है मुगल दरबार में और 1619 तक यहाँ रहता है। ठीक, ये टॉमस रो के बारे में है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस से याद रखना है, एक टॉमस रो, और दोनों कितने कितने समय रहे, तो देखिए 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया है, 1611 में चला गया है। ये 1615 में आए हैं और 1619 में चले गए हैं। तो विलियम हॉकिंस के बाद आए हैं टॉमस रो। तो कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ध्यान रखना है, पहले विलियम हॉकिंस और उसके बाद कौन आया है, टॉमस रो, और ब्रिटेन के राजा के आधिकारिक दूत के रूप में आया है। ठीक, आधिकारिक दूत के रूप में आया, ये इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अंग्रेज कैसे भारत के अंदर अपना साम्राज्य धीरे धीरे करके स्थापित करेंगे। एक कंपनी के रूप में अंग्रेज आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट की वो है 1757, और इसका नाम है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ध्यान रखना है, प्लासी का युद्ध हुआ है बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेजों के बीच में। और अंग्रेजों का सेनापति है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यह अंग्रेजों का सेनापति। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के दो सेनापतियों को अपनी तरफ मिलाता है। एक का नाम है मीर जाफर, जो कि इसी के सेनापति हैं, सिराजुद्दौला के, और दूसरा है राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। और एक व्यक्ति और अपनी तरफ मिलाता है जिसका नाम है जगत सेठ। ये सेठ है, ये कोई सेनापति वगैरह नहीं है, जगत सेठ।
इन तीनों को अपनी तरफ मिला लेता है और ये तीनों विश्वासघात कर देते हैं किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। और इस कारण से सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार जाता है। प्लासी का युद्ध जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो इस युद्ध के बाद नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को, और मीर जाफर कठपुतली नवाब के रूप में काम कर रहा है किसके अंडर में? रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में। इस कारण से मीर जाफर को, इस व्यक्ति को, मीर जाफर को क्लाइव का भेड़िया या क्लाइव का गधा कहा जाता है। क्लाइव का भेड़िया या गधा कहा जाता है। ठीक, मीर जाफर के बारे में ये बात फेमस है, तो सवाल पूछा हुआ है। दूसरी बात, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज अपने इतिहास में स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहते हैं। स्वर्ग से उत्पन्न या स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं। कमांडर फ्रॉम द हेवन, कमांडर फ्रॉम द हेवन, कमांडर मतलब सेना नायक, फ्रॉम द हेवन माने स्वर्ग से, स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति किसे कहा जाता है? सवाल है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। तो प्लासी का युद्ध किसने जीता है? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन बताइए, क्या प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने अपनी सैन्य क्षमता के दम पे जीता कि विश्वासघात करके जीता? तो ये विश्वासघात, धोखेधड़ी से जीता गया युद्ध है, लेकिन इनकी सैन्य क्षमता के दम पर नहीं, लेकिन जीत तो गए। और अपनी मर्जी का इन्होंने नवाब भी बना दिया मीर जाफर। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, मीर जाफर नवाब बन जाता है। और जिस दिन ये युद्ध हुआ है उस दिन की तारीख जरूर याद रखें, क्योंकि तारीख मैं बाद में ही बताता हूँ, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ तारीख। तारीख है 23 जून। तारीख कितनी है? 23 जून 1757 ये युद्ध हुआ 23 जून को। इसकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तारीख याद रखनी है। लेकिन अब एक चीज पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि वही प्लासी के युद्ध का कहीं ना कहीं कारण बनी है। मुख्य कारण तो नहीं है, लेकिन एक कारण में से एक है, और उस घटना को एग्जाम में जरूर पूछते हैं, इसलिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। और इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना क्या है? ध्यान रखिएगा, 20 जून सन 1756 को एक घटना हुई। 20 जून सन 1756 को एक घटना हुई। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम, कलकत्ता में जो किला अंग्रेजों ने बनाया था फोर्ट विलियम, उस फोर्ट विलियम पर हमला किया। अंग्रेज तो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ अंग्रेज महिलाएं, बच्चे, पुरुष पकड़े गए। उनको उठाकर, ऐसा कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि उनको उठाकर सिराजुद्दौला ने 18x14 की एक काल कोठरी में बंद करवा दिया, जिनकी संख्या 146 थी, 146 लोगों को। और इनमें से अगले दिन सिर्फ 23 लोग जीवित बचे और बाकी के 123 मारे गए। इस घटना के कारण अंग्रेजी समुदाय में, अंग्रेज लोगों में भारतीयों के लिए बहुत गुस्सा पनपा और सिराजुद्दौला से युद्ध की मांग उठने लगी। अंग्रेजी कंपनी को समर्थन मिल चुका था अपनी जनता का, और उन्होंने युद्ध की तैयारियां चालू कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे ये घटनाएं आगे बढ़ती हैं, प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। मीर जाफर अगला नवाब बन जाता है, और मीर जाफर नवाब बनता है 25 जून को। 23 जून को युद्ध हुआ और 25 जून 1757 को, याद रखिएगा। ये घटना एक साल पहले हुई है लगभग, 20 जून 1756 ही है, 57 मत करना। ठीक, ये घटना तब होती है, फोर्ट विलियम में ये घटना हुई है, ब्लैक होल की घटना। इसको ब्लैक होल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, काल कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इतनी बातें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे सवाल आएंगे और सीधे आपको आंसर ही लगा। तो ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों का नियंत्रण बंगाल पर हो गया। अब देखते हैं अगली बात क्या है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है बक्सर का युद्ध। ठीक, चलिए, अगला है बक्सर का युद्ध, और ये हुआ 22 अक्टूबर 1764। अब देखिए इसमें क्या खास बात है। बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, एक बात तो ये, और दूसरा बक्सर के युद्ध के पीछे का कारण है क्या, उसको समझने का एक बार प्रयास कीजिए। मीर जाफर नवाब बना, लेकिन मीर जाफर के थोड़े दिन में समझ में आ गया कि शासन ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी थी, द्वैध शासन लगा दिया था, और द्वैध शासन में नवाब के पास पावर कुछ रह नहीं गई थी। राजस्व इकट्ठा करने की सारी पावर कंपनी ने ले ली, कंपनी के पास आ गई।
और नवाब को प्रशासन चलाने के लिए कुछ रुपया दिया जाने लगा, जिससे प्रशासन चल नहीं पा रहा था। बंगाल में अंधकार का युग छा गया उस समय, जब तक द्वैध शासन लगा रहा। खैर बाद में द्वैध शासन को 1772 में आके वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया। ठीक, तो 1764 के युद्ध के बाद ये घटना हुई है द्वैध शासन वाली। तो 1765 से लेकर 1772 तक क्या लगा रहा? द्वैध शासन। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद द्वैध शासन लगा रहा। 1772 में द्वैध शासन हटा दिया गया। अब मीर जाफर को समझिएगा, मीर जाफर कुछ कर नहीं पा रहा है, कठपुतली बन के रह गया है। इस कारण से मीर जाफर को हटाकर, मीर जाफर ने कहा मैं इस पद पे नहीं रहना चाहता हूं, मीर जाफर को हटाकर नवाब बनाया गया मीर कासिम को। किसे? मीर कासिम को। मीर कासिम नवाब बना बंगाल का अगला, और मीर कासिम नवाब बनता है 1760 में। और कब तक रहता है? 1763 तक, ध्यान रखिएगा 1763 तक। और 1763 में फिर से नवाब बना दिया जाता है कौन? मीर जाफर। फिर से नवाब कौन बनता है? मीर जाफर फिर से नवाब है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना आप लोग, मैं जो बताना चाह रहा हूं, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो 1764 है, बंगाल का नवाब मीर जाफर है, ना कि मीर कासिम। लेकिन हमें लिखा मिलता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था, जो कि गलत है। वो 1763 में हटा दिया गया पद से अंग्रेजों के द्वारा। उसने जैसे ही वो मीर कासिम शासक बना, उसने तुरंत अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दी, अंग्रेजों के नियंत्रण से बचने के लिए। मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को कहां ले गया? मुंगेर में। तो ये सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस नवाब के द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी गई? तो वो आंसर है कौन सा? मीर कासिम का। ठीक, अब देखिए ये बंगाल के नवाब के पद से हटाया जा चुका है, अब ये विद्रोही हो चुका है मीर कासिम। अब ये दो लोगों के पास जाता है मदद के लिए। पहला, ये जाता है मुगल बादशाह के पास, और उस समय मुगल बादशाह है शाह आलम। मुगल बादशाह का नाम है शाह आलम सेकंड। फिर ये जाता है अवध के नवाब के पास, और अवध के नवाब उस समय हैं शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला और खुद मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, ना कि है अभी, मीर कासिम। ये तीनों मिलके एक गुट बनाते हैं, इसको त्रिगुट कहा जाता है। त्रिगुट, तीन लोगों का गुट है त्रिगुट। और वर्सेस किसके हो जाते हैं? अंग्रेजों के। अंग्रेजों के। और एक भयानक युद्ध होता है, और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करता है मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर मुनरो कह लो, या मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और इन तीनों की हार हो जाती है, और मेजर हेक्टर मुनरो इस युद्ध को जीत लेता है। इस तरह बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने अपनी सैन्य क्षमता के दम पर जीता। तो बंगाल के अंदर वो पहला युद्ध जिसे अंग्रेजों ने अपनी सैन्य क्षमता के दम पर जीता है, बल पर जीता है, तो आप कहेंगे वो युद्ध है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध समाप्त हो चुका है, अब संधि की बारी है, और वो संधियां हैं इलाहाबाद की संधियां। वो संधियां कौन सी हैं? इलाहाबाद की संधियां। तो देखिए जरा एक बार, इलाहाबाद की संधियां। यहां संधियां शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये दो संधि हुई इलाहाबाद में, इलाहाबाद की संधियां, एक प्रथम संधि और एक द्वितीय संधि। तो देखिए, एक प्रथम संधि है इलाहाबाद की, और एक है द्वितीय संधि, और दोनों में क्या क्या होता है उसको जरा जानने की कोशिश करेंगे। दोनों ही संधियां 1765 में हुई हैं। 1764 में युद्ध हुआ, 1765 में संधियां हुई। पहली संधि होती है 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765, और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि को करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति है उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वही प्लासी के युद्ध वाला, वो फिर से आया, संधि करने के लिए आया। मुनरो ने युद्ध जीता है और संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव आया है। और 1765 में इसी इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कर देगा। ध्यान रखिएगा 1765 से द्वैध शासन स्थापित होगा बंगाल के अंदर। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, इलाहाबाद की संधियों के बाद। ठीक, तो देखिए प्रथम संधि 12 अगस्त को हुई, किसके साथ हुई? तो ध्यान रखिएगा ये संधि हुई मुगल बादशाह के साथ। मुगल बादशाह बड़ा है तो ध्यान रखिएगा पहले इसी के साथ हुई है, मुगल बादशाह पद में बड़े हैं, तो इसीलिए संधि किसके साथ होगी? मुगल बादशाह के साथ। मुगल बादशाह के साथ पहली संधि होती है, और साथ में कौन है जो संधि कर रहा है? उसका नाम है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव संधि कर रहा है। इन दोनों के बीच संधि हुई। दूसरी संधि किनके बीच में हुई है? तो अवध के नवाब के साथ। अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला, प्लस कौन कर रहा है संधि? क्लाइव। दोनों के साथ क्लाइव ने संधि करी।
इस संधि में देखिए हुआ क्या, कुछ खास बात याद रखनी है। मुगल बादशाह अंग्रेजों का पेंशनर बन गया, यानी मुगल बादशाह को पेंशन दी जाने लगी, वो अंग्रेजों की पेंशन पे जिंदा रहने लगा। तो शाह आलम सेकंड वो पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, अंग्रेजों का पेंशनर बना। ये 1806 तक पेंशनर रहा, यानी जब ये शासक बना है उसके बाद से, यानी ये 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है, 1806 में मुगल बादशाह की मृत्यु हुई है। मृत्यु तो क्या, इसको मार डाला गया, अंधा करके इसको फिर बाद में मार डाला गया। तो 1806 तक पेंशनर रहा। 1806 से 1837 तक शासक रहा अकबर सेकंड, वो भी पेंशन पे जिंदा रहा। उसके बारे में हम जानते भी हैं, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान की थी, ये भी बात हमको पता है। और राजा राम मोहन राय इसी की पेंशन के सिलसिले में गए थे ब्रिटेन, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में उनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की, इन्हीं की पेंशन निकलवाने के सिलसिले में हो गए थे। पेंशन अटक गई थी, पेंशन आ नहीं रही थी। तो मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात की गई कि आपको हम 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे। दूसरा क्या कहा गया, आपको इलाहाबाद व कड़ा ये दोनों जिले भी देंगे। ये बात संधि में हुई है, पहली संधि में। अब दूसरी संधि जब इससे कर रहा है तो इससे संधि करते टाइम पे कह रहा है कि भाई इलाहाबाद और कड़ा जिले हमको दे दो, क्योंकि इलाहाबाद कड़ा तो अवध के अंडर में आते हैं। तो इलाहाबाद व कड़ा जिले ले लिए गए अवध के नवाब से, और लेकर किसको दे दिए गए, देखो मुगल बादशाह को दे दिए गए। ये अवध के नवाब के साथ संधि हुई है, और इसके बाद अवध के नवाब से कहा गया कि ना आप हम पर हमला करेंगे ना हम आप पर हमला करेंगे। अवध का साम्राज्य लौटा दिया गया किसको, अवध के नवाब को। ठीक, अवध के नवाब से कोई क्षेत्र छीना नहीं गया, ये इनको क्षेत्र लौटा दिया गया, और ये संधि कंप्लीट हो गई। इलाहाबाद की संधियां ये हैं 1765 में। मेन रूप से आपको याद रखना है कब हुई हैं, किसके साथ हुई हैं। तो दो संधियां हुई, एक 12 अगस्त को हुई और एक कब हुई, 16 अगस्त को हुई। पहली मुगल बादशाह के साथ हुई और दूसरी वाली किसके साथ हुई, अवध के नवाब के साथ हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आज हमने यूरोपियों का भारत में आगमन इसको देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं देखा क्योंकि एग्जाम के लिए समय आपका कम है। आप जितना सुपर फास्ट रिवीजन कर पाए इंपॉर्टेंट चीज़ों का वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। इसके अलावा हमने 1757 का प्लासी का युद्ध देखा, 1764 का बक्सर का युद्ध देखा, स्वाली का युद्ध देखा 1612 ईस्वी का। इसके अलावा हमने वेदरा का युद्ध 1759 देखा, वांडीवास का युद्ध 1760 देखा। इसके अलावा प्लासी की जो पेरिस की जो संधि थी उसको देखा, इलाहाबाद की संधियां इनको देखा। इतनी चीज़ों का रिवीजन आप अच्छे से करें। अगले वीडियो में हम इसके और आगे बढ़ेंगे, तो 2-3 वीडियोज़ में इस मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।